नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर जीई का कोर्स लेकर उपस्थित हुई हूँ। हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आज हम प्रथम इकाई के 4 भागों पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम इकाई में हम देखते हैं कि इसे 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। दूसरा है अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। तीसरा है अनुवाद के उपकरण और चौथा है अनुवाद की प्रक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे बेटा कि किस तरह से हम व्यवहार और सिद्धांत के अनुसार भारत की जो भाषाई दृष्टि है, परिदृश्य है यानी कि वातावरण है, और उसमें अनुवाद की क्या महत्ता है, उसका स्वरूप है और किन तकनीकी उपकरणों के कारण उसका आधार स्पष्ट किया गया है और साथ में किस तरह की प्रक्रिया का वहां पर आदान प्रदान किया जा सकता है। तो उसका रूप स्वरूप हम देखेंगे आगे। अनुवाद में हम देखते हैं कि किस तरह से आज के समय में वह अनेक रूपों में एक तरह से विकसित होता चला जा रहा है। भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। भारत का भाषाई परिदृश्य से यह हमारा तात्पर्य है कि भारत बहुभाषी देश है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृति है, धर्म है, जाति है, अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। भारत के संविधान के अनुसार 22 भाषाओं के साथ साथ 5 उपभाषाएं और 16 बोलियां बोली जाती हैं। इस प्रकार विधि या विविध भाषा परिवारों की भाषाओं को बोलने के लिए बीच में संतुलन की जो आवश्यकता बनी हुई दिखाई देती है, वह कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उसमें हमारा संप्रेषण का जो आदान प्रदान है वह कहीं ना कहीं एक दूसरे की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। व्यक्तिगत पारिवारिक स्तर पर लोग अपने क्षेत्रीय या स्थानीय बोली का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस भारत में हम रहते हैं या जिस देश में हम रहते हैं भारत में, उसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की संस्कृतियां अपने विस्तृत क्रम के द्वारा लोगों के आचार विचार रीति रिवाज, हाँ, वार त्योहार, लोकचार, और हम देखते हैं कि किस तरह से जन्म से लेकर मरण तक के जो हमारे सारे रीति रिवाज हैं उनके द्वारा 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। इन संस्कारों के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो वार त्योहार है या हमारी जो रीति रिवाज है, शादी ब्याह है, उसमें किस तरह से हम अपनी संस्कृति का रूप स्वरूप भी देखते हुए नजर आते हैं। धर्म के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक धर्मों का भी एक तरह से स्वतंत्र रूप यहाँ पर दिखाई देता है। किसी एक धर्म की यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सिख भी है तो ईसाई भी है, हिंदू है तो मुसलमान भी है, और कहीं ना कहीं सब भाईचारे का जो प्रतीक है वो भी सार्थक करते हुए सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाषा के द्वारा किस तरह से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। भाषा की परिभाषा। भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, विचारों को और अनुभवों को का आदान प्रदान या तो बोलकर या लिखकर करता हुआ दिखाई देता है। उपभाषा की परिभाषा और बोली की परिभाषा मैंने बेटा अपनी YouTube पर भाषा के संदर्भ में प्रस्तुत की है, तो आप वो वहां से देख लीजिएगा और कहीं ना कहीं आप मेरे से अगर इंटरेक्ट आपका हुआ है तो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। अनुवाद का जो अर्थ है हम देख रहे हैं। पहले हम भारत का जो भाषाई परिदृश्य यानी कि वातावरण है वह किस तरह से विकसित होता चला जा रहा है उस पर सूक्ष्म रूप से मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि जनसंख्या के स्तर पर जो हमारी भाषा है और ये पूरे देश में जो हमारी जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं 1 अरब से अधिक हम देखते हैं, और इनके बोलने वालों की जो संख्या है वह कहीं ना कहीं 10,000 से अधिक लोग या हम कहें कि उससे भी अधिक बोलने वाले हैं। हमारे यहाँ पर 121 भाषाएं थी जो धीरे धीरे करते हुए हम देखते हैं कि अनेक स्तरों पर लुप्त भी होती चली जा रही है। मातृभाषा में हम देखते हैं 9,500 से अधिक भाषाएं हमारे भारतीय परिवेश में बोली जाती हैं।
और 10 ऐसी भाषाएं हैं जिसका प्रदापण बहुत ही अधिक मात्रा में हम कहें होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उनके बोलने वालों की जो संख्या है, उनके बोलने वालों का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा अधिक है, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, अंग्रेजी आदि है। हम देखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा है पहले 1652 बोली जाती थी, पर अब धीरे धीरे करते हुए हम देख रहे हैं कि 33 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची के अंतर्गत उसमें एक तरह से निर्वाह किया गया है। आधुनिक स्तर पर 22 जो भाषाएं हैं, उसमें जो 4 भाषाएं जुड़ी हैं 2008 की अनुसूची में हम देखते हैं कि पहले 18 भाषाओं का प्रादुर्भाव था, उसमें 4 भाषाएं जो जुड़ी हैं वो हैं डोगरी, आपकी संथाली, मैथिली और आपकी बोडो। ये 4 भाषाएं जुड़ी हैं, जिसमें हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से जो भाषा का जो क्रम है, जो भाषा का जो स्तर है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और उसमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत बहुभाषी देश है और इस बहुभाषी देश के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियां हैं, धर्म है, जाति है और अनेक प्रकार के कुल है, अनेक प्रकार के वर्ग है, संप्रदाय हैं, अनेक प्रकार के समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा लोग अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। अनुवाद की का महत्व या अनुवाद की आवश्यकता और महत्ता हम अनेक स्तरों पर व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है पुनः कथन, या हम इसे दोहराना भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनु जमा वाद, अनु से हमारा तात्पर्य है पीछे और वाद का अर्थ है कहना, और हम वाद विवाद भी इसे कह सकते हैं। एक भाषा में कही हुई बात को दूसरी भाषा में कहना, करना अनुवाद कहलाता है। इसके आधार पर हम इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं या उसे उस रूप में भी बता सकते हैं कि अनुवाद को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला स्रोत भाषा और दूसरा है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा से हमारा तात्पर्य है कि अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्ष्य भाषा में किसी मौखिक या लिखित कथन के उसी भाव को संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है जो स्रोत भाषा से प्रस्तुत कथन द्वारा अभीष्ट हो। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जो भाषाओं में रचित साहित्य, विज्ञान, तकनीकी आदि को आसानी से और सभी के लिए हित कर बनाने में पुनः सहायता करता हुआ प्रतीत होता है। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें सद्भाव और एकता को विस्तृत और सुरक्षित रखने के लिए अनुवाद की जो अनिवार्यता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इस अनिवार्यता के आधार पर हम देख रहे हैं कि केवल हिंदी नहीं, बांग्ला नहीं, अंग्रेजी नहीं, मराठी नहीं, जितनी भी भाषाएं हैं हम देखते हैं प्राचीन काल से लेकर अब तक उसमें दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। आज हम देख रहे हैं कि देश विदेश से हमारा संचार होता हुआ दिखाई देता है, संप्रेषण होता हुआ दिखाई देता है, तो उसमें भी अनुवाद किस तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है वह देखते ही बनता है, क्योंकि बार बार इस बात पर प्रभाव या बल दिया जा रहा है कि बहुभाषिता के आधार पर हम देख रहे हैं, यानी कि एक से अधिक भाषा का जब प्रयोग होता है तो उसे बहुभाषिता की दृष्टि में देखा या रखा जाता है। तो बहुभाषिता के आधार पर हम देखते हैं कि एक ही वाक्य को, एक ही कथन को हम अनेक भाषाओं में किस तरह से अनुवादित अर्थ के रूप में प्रकट किया जा सकता है। आधुनिक युग में अनुवाद का जो क्षेत्र है वह विस्तृत होता चला गया है, जैसे प्रशासन, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, जनसंचार और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में इन कार्यों में द्विभाषिता की आवश्यकता निरंतर बढ़ती चली जा रही है। हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आधुनिक स्तर पर
भारतेंदु द्वारा अनुवाद की जो क्रिया प्रतिक्रिया सार्थक रूप से विकसित होती चली गई, वो आज के स्तर पर हम देख रहे हैं कि तकनीकी के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से या जो भी आप अनेक स्तरों पर माध्यमों को देखेंगे, तो अनुवाद की जो स्थिरता है, जो उसका विकसित रूप है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। किसी भी परिवेश में व्यक्ति संस्कृति, कला, वैज्ञानिक प्रगति आदि के संबंध से जुड़ा हुआ है। तो उसमें भी हम देखते हैं बेटा कि किस तरह से जो अनुवाद का जो स्वरूप है और प्रकार है, वह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। हम देखते हैं स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी दो रूप हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो अनुवाद की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें किस तरह से प्रभाव और विकास बढ़ता चला जा रहा है। अनुवाद के स्तर पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने प्रशासनिक आधार पर, अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने अस्तित्व के आधार पर या अपने शिक्षा के आधार पर, अपने जनसंचार के आधार पर निरंतर विकसित होता चला जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि न्यायालय में जब भी हम न्यायालय के समक्ष देखते हैं या पढ़ते हुए साहित्य में देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि न्यायालय में मुख्यतः दो ही भाषाओं का प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई देता है। पहला हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का रूप स्वरूप उसमें गठित होता है। हम जो भी मुकदमे देखते हैं, सुनते हैं, या आवश्यक सूचना या तो अंग्रेजी में होती है या वहीं की किसी स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। आज आधुनिक समय में वातावरण के अनुसार हम देखते हैं कि अंग्रेजी और स्थानीय जो भाषा है उसका प्रयोग ज्यादा दिखाई देता है। दूसरा हम देखते हैं सरकारी कार्यालय में। हम देख रहे हैं सरकारी कार्यालय में आज के स्तर पर, आधुनिक स्तर पर दिन प्रतिदिन हिंदी का विकास हो रहा है, और इसे हम अछूते नहीं है, या क्योंकि हमने राष्ट्रभाषा भी हिंदी को मान लिया है, हमारी राजभाषा भी हिंदी है, और कहीं ना कहीं हमारी मातृभाषा भी हिंदी के रूप में बहुत ही प्रचार प्रसार रूप में आगे बढ़ रही है। तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि जो भी कार्य किए जाते हैं सरकारी कार्यालयों में, वहां पर अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का जो अनुवाद है वह कहीं ना कहीं जरूरी और आवश्यक होता चला जा रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का जो प्रभाव है वह समाज पर बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर भी हम देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि हम देखते हैं दिन प्रतिदिन आज बहुत सारे अनुसंधान होते चले जा रहे हैं, इनके रिसर्च होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन इसका जो रूप स्वरूप है वह निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है, प्रयोग बढ़ रहा है। इसमें हम अनुवाद की महत्ता का जो रूप है वह भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, और अनगिनत भाषाओं में उसका अनुवादित रूप स्पष्ट होता चला जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ प्रादेशिक भाषा का पर भी प्रभाव अधिक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है अनुवाद के स्तर पर। जनसंचार से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि जनसंचार के आधार पर भी हम देखते हैं जन द्वारा संचारित रूप में हम देखते हैं कि समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, उसमें भी हम देख रहे हैं हिंदी भाषा का जो प्रयोग है या स्थानीय भाषाओं का जो प्रयोग है वह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके माध्यम से हम अनुवाद का जो रूप स्वरूप है वह बहुत ही विकसित रूप में देख पा रहे हैं। स्वरूप से यहाँ हमारा तात्पर्य है अनुवाद के स्वरूप को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सीमित स्वरूप और दूसरा है आपका प्रभावधर्मी आयाम। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है बेटा कि हम देखते हैं कि सीमित स्वरूप को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्रोत भाषा और दूसरा है तकनीकी भाषा। स्रोत भाषा से हमारा जो ये तात्पर्य है वो मैंने आपको बताया, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो स्रोत भाषा है वह कहीं ना कहीं हमारे मूल के रूप में अभिव्यक्त होती हुई दिखाई देती है। जैसे कि अभी मैंने परिभाषा के द्वारा बताने का प्रयास आपको किया कि जो लक्ष्य भाषा में किसी मौखिक या लिखित कथन
के उसी भाव को संप्रेषित करने का प्रयास किया जाता है जो स्रोत भाषा में एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य बेटा यहाँ पर ये है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो स्रोत भाषा है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है अनुवाद के स्तर पर। दूसरा है तकनीकी साहित्य, तकनीकी भाषा कह लीजिए, साहित्य कह लीजिए। तकनीकी भाषा वह भाषा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की विधि स्पष्ट की गई है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन आदि के उपयोग की विधि जिस तकनीकी शब्दों में वर्ण की गई है वह तकनीकी भाषा कहलाता है। इसमें हम देखते हैं कि कोई भी भाषा है और उसमें आजकल हम मोबाइल में देख लें, कंप्यूटर पे देख लें, तो इसमें हम एक भाषा के रूप में नहीं, अनगिनत भाषा के रूप में उसका अनुवाद अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। पाठधर्मी आयाम, अनुवाद स्रोत भाषा को अधिक महत्व एक तरह से दिया जाता है जिसमें नियम, तकनीकी और सूचना के आधार पर उसे निर्धारित किया जाता है। प्रभावधर्मी आयाम संरचना और तथा बुनावट या बनावट कह लीजिए, वैसे बुनावट ही है यहाँ पर। स्रोत भाषा का जो गठन है या बनावट है वह हम देखते हैं कि उसके आधार पर स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। ज्यादा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के आधार पर पाठक पर प्रभाव डाल सके। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापक रूप स्वरूप या व्यापक रूप में इसको 3 भागों में एक तरह से विभक्त किया गया है। 3 भागों से हमारा तात्पर्य है कि हम देख रहे हैं कि तकनीकी भाषा में किस तरह से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को अलग अलग आयामों के द्वारा प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है और इसके आधार पर ही वह अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया भी करते हुए दिखाई देता है। इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद से हमारा तात्पर्य है कि इसमें भाषा के 2 विभिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी कविता को ले लें या गद्य की किसी भी विधा को ले लें, उसमें हम उसके आंतरिक भाषिक अनुवाद का जो रूप स्वरूप है उसको वहां पर सार्थक करते हुए दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आंतरिक भाषिक अनुवाद में हम 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के भिन्न भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद की प्रक्रिया को लागू करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा है इसमें अंतर स्रोत लक्ष्य भाषा। अंतर स्रोत लक्ष्य भाषा से हमारा तात्पर्य है कि इसमें जो स्रोत और लक्ष्य भाषा है उसका जो प्रयोग है वह कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं, रूढ़ियों या अंधविश्वासों या किसी भी तरह के आधार को वहां पर स्पष्ट किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं उसकी संरचनाओं का विशेष महत्व है। स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की संरचनाओं और उनकी प्रकृतियों से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है कि जिसने लक्ष्य भाषा में लिखा है वह पूरा भावों के आधार पर, विचार के आधार पर, वातावरण के आधार पर, काल के अनुसार उस अभिव्यक्ति को व्यक्त करना होगा ज्यों का त्यों। अंतर प्रतीकात्मकता अनुवाद, इसमें से हमारा तात्पर्य है कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग प्रतीक द्वारा उसकी प्रतीकात्मकता को दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य एक भाषा का दूसरे या किसी दृश्य के माध्यम से उसका रूप स्वरूप प्रकट करते हुए दिखाई देने के प्रतीक या चित्र के माध्यम से उसको एक तरह से दिखाया जाता है और उस चरित्र के द्वारा ही उसका एक तरह से अवलोकन किया जाता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक 1 का संबंध तो भाषा से होता है जबकि प्रतीक 2 का संबंध किसी दृश्य से होता है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि अगर किसी हम उपन्यास को लेते हैं या हम देखते हैं कि मनु भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है कि यही सच है, उसमें उस पर फिल्म भी बनी हुई है, तो इसमें जो उसका बदला हुआ स्वरूप है वह अंतर प्रतीकात्मकता अनुवाद के स्तर पर अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई देता है। अनुवाद के उपकरण कोश,
ग्रंथ के आधार पर हम देखते हैं कि अनुवाद को एक तरह से प्रस्तुत करने के लिए या उसके रूप को जानने के लिए शब्दावली का प्रयोग या शब्द भंडार का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें हम देखते हैं कि अनुवाद के उपकरण कोश ग्रंथ का जो रूप स्वरूप है उसे किस तरह से यहाँ पर गठित किया गया है। कोश का अर्थ है शब्दों का भंडार, पीपा, संदूक, या हम डिब्बा भी आदि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोश की परिभाषा, कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहते हैं जिसमें शब्दों के व्यवस्थित क्रम से उनके अर्थ दिए गए हैं, उसे हम कोश कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उसमें जैसे क्रमबद्धता का आधार विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, कि क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम श्रृंखलाबद्ध कोई चीज लिख रहे हैं तो उसका जो प्रभाव है, जो अर्थ है, वहां पर सारगर्भित होना अत्यंत आवश्यक है। कोश के भेद 3 प्रकार के हैं, एक भाषी, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोश। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा कि एक भाषी से यहाँ हमारा तात्पर्य है जैसे हिंदी शब्दकोश, यानी कि जो हिंदी के शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ भी हिंदी में ही दिया गया है। दूसरा है इसमें द्विभाषी। द्विभाषी से हमारा तात्पर्य है कि हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश, यानी कि हिंदी में जो शब्द दिया गया है उसमें अंग्रेजी में उसका उच्चारण, उसका किस तरह से अर्थ प्रकट होगा। बहुभाषी से है हमारा तात्पर्य है कि एक भाषा से दूसरी भाषा या एक भाषा से कई भाषाओं में शब्दों की व्याख्या दी जाती है, उसे बहुभाषी शब्दकोश कहते हैं। अनुवाद में कोश की महत्ता हम निरंतर बात भी कर रहे हैं और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय को देखते हुए हम देख रहे हैं कि अनुवाद में कोश की जो महत्ता है वह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। अनुवाद में कोश की महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुवाद करते समय अनुवादक को कोश की जरूरत अनिवार्य रूप से पड़ती ही है। शब्दों के अर्थ, प्राय, उच्चारण आदि को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके द्वारा वह अपने कथन को एक तरह से दोबारा से प्रस्तुत करने का वहां पर रूप स्वरूप प्रकट कर सके। अनुवाद की प्रक्रिया, अनुवाद की प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है, हम देखते हैं कि जीवन में हम विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए दिखाई देते हैं और इन प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से हमारी गतिविधि, हमारी क्रियाविधि होती हुई दिखाई देती है। तो अनुवाद प्रक्रिया, जो अनुवाद की प्रक्रिया है वह संश्लिष्ट प्रक्रिया है। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से क्रिया व्यापार का जो रूप है उसको वहां पर दर्शाया जाता है। क्रिया व्यापार से हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब हम किसी भी कथन को एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना के आधार पर उसका अंतःकरण करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसे हम उस प्रक्रिया के आधार पर अभिव्यक्त करते हैं। संदेश से हमारा तात्पर्य लक्ष्य भाषा से है और संरचना हमारा माध्यम है और अंतःकरण, इन तीनों आयामों को हम कार्य व्यापार की अनुवाद प्रक्रिया से एक तरह से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति प्रक्रिया के संयोग से बनकर विशिष्ट क्रिया का बोध कराता हुआ दिखाई देता है, उसे हम अनुवाद की प्रक्रिया कहते हैं। प्रविधि, प्रविधि से हमारा तात्पर्य एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना का जो अंतःकरण है उसे हम प्रविधि भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनुवाद में हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति अपने पूरे जो पाठ है या जो कथन है उसके द्वारा अपनी भाषा में चयनित शब्दों के द्वारा उसका आधार प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।